नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको GNSR जनरल एवं सब्सिडायरी रूल साधारण एवं सहायक नियम के अनुसार परिभाषित किए गए ऑपरेटिंग मैनुअल के विषय में विस्तार से जानकारी दूंगा। सभी विभाग को ट्रेनों के संचालन में, बाकी रेलवे के बिजनेस के संचालन के लिए और भी गतिविधियों के लिए किस प्रकार से नियमावली जारी की गई है, उनमें क्या क्या नियम दिए गए हैं, क्या क्या परिस्थितियों में किस नियम को फॉलो करते हुए हमें ट्रेनों का संचालन करना है या अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, यह ऑपरेटिंग मैनुअल में स्पष्ट रूप से दिया गया है। वर्किंग ऑफ स्टेशंस। भारतीय रेल में आपस में जोड़ने के लिए रेलवे स्टेशंस के माध्यम से पूरी कनेक्टिविटी को, रेल सीक्वेंस को मेंटेन किया गया है। एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए जो माध्यम बनाया गया है वो रेलवे स्टेशन के माध्यम बनाया गया है, जिसमें पैसेंजर्स को सारी सुविधाएं दी गई हैं। बीच में बड़े स्टेशनों पे, छोटे स्टेशनों पे मेल एक्सप्रेस के हिसाब से स्टॉपेज दिए गए हैं, जिसको कि ट्रेन यात्री वहाँ से ट्रेन की सुविधा तथा अन्य सुविधाएं, पार्सल सुविधा, सामान की बुकिंग की सुविधा, कैटरिंग की सुविधा। आजकल भारतीय रेल में कैटरिंग की सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई है। सभी यात्रियों को बीच यात्रा के दौरान किसी प्रकार के खान पान की समस्या न हो, उसके लिए भी एडवांस सुविधाएं रेलवे द्वारा उनको प्रोवाइड की गई है। तथा अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर तत्काल अगर वो बाहर रुकने में उसको कोई जानकारी नहीं है तो उसके लिए रेस्टिंग फैसिलिटी भी, रेस्ट हाउस की फैसिलिटी, रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी भी रेलवे द्वारा उस यात्री को, उस पैसेंजर को सुविधाजनक रूप से दी जाती है। उस विषय से संबंधित सारी जानकारियाँ वर्किंग ऑफ स्टेशंस के भाग में दी गई हैं, के पार्ट में दी गई हैं। रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सा स्टाफ किस कैटेगरी का होगा उसको क्लासिफाइड किया गया है। जो ट्रेनों के मूवमेंट से संबंधित तथा और सभी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित अपना अपनी जिम्मेदारी पूर्वक से अपनी ड्यूटी को संचालित करेगा, ताकि ट्रेनों का संचालन ठीक प्रकार से कर सके तथा भारतीय रेल का अन्य गतिविधियाँ भी समय पे सही प्रकार से संचालित होती है। जो स्टेशन का हेड होगा, हर स्टेशन का एक इंचार्ज होगा, हेड होगा, उसको स्टेशन मास्टर भी कह सकते हैं। अगर स्टेशन बड़ा है तो स्टेशन मैनेजर की भी पोस्ट होती है। उसके अंडर में ही, उसके सुपरविज़न में ही उस स्टेशन पे सभी पोस्टेड स्टाफ काम करेगा, जिसकी ड्यूटी लिस्ट स्टेशन मास्टर या स्टेशन मैनेजर के द्वारा जारी की जाती है, बनाई जाती है। तो स्टेशन मास्टर जो डिफेंस कैटेगरी है उस स्टेशन पे पोस्टेड स्टाफ की, उनसे एफिशिएंट काम कराने के लिए जिम्मेदार होगा। जनरल वर्किंग ऑफ स्टेशंस के लिए भी स्टेशन पे समान रूप से सभी गतिविधियां होती हैं, सभी गतिविधियों का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी स्टेशन मास्टर की ही होगी। सभी स्टाफ जो भी स्टेशन पे पोस्टेड है वो नियम को फॉलो कर रहा है, प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। जो हेडक्वार्टर या डिवीज़न द्वारा इंस्ट्रक्शंस नए समय के लिए आते हैं, उनको भी फॉलो कराने की जिम्मेदारी, लागू करने की जिम्मेदारी स्टेशन इंचार्ज की ही होती है। ट्रेनों के सुरक्षित संचालन और स्टाफ की भी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर के माध्यम से ही उसकी जिम्मेदारी क्षेत्र में रखा गया है।
स्टेशन मास्टर को सभी प्रकार का मैनुअल, सभी प्रकार के सर्कुलर्स, पम्पलेट, स्टाफ वर्किंग जो भी है, अगर कोई गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा कोई नया आदेश आया, वो सारी जानकारी अपने अंडर स्टाफ को अवगत कराना है, सूचित कराना है तथा उनसे एक्नॉलेज लेना है कि उनको सभी नियमों की ट्रेन संचालन से संबंधित हो, गुड्स ट्रेन से संबंधित हो, शंटिंग से संबंधित हो, पार्सल से संबंधित हो, बुकिंग से संबंधित हो, सारी नई गाइडलाइंस तथा G&SR के हिसाब से, ऑपरेटिंग मैनुअल के हिसाब से सभी स्टाफ को सारे नियमों को अवगत कराने की जिम्मेदारी स्टेशन इंचार्ज की है। हर स्टेशन पे एक एक्सीडेंट रजिस्टर होता है जिसको समय समय पे अपडेट करते रहना चाहिए कि किस ईयर में, इससे पहले किस ईयर में किस टाइप का क्या फेलियर्स हुआ था, क्या एक्सीडेंट हुआ था, इसकी पूरी जानकारी उस रजिस्टर में रखी जाती है। पब्लिक तथा यात्रियों से संबंधित सभी कंप्लेंट्स को स्टेशन मास्टर को समय समय पर पढ़कर उनका निवारण करके संबंधित यात्री पैसेंजर्स तक उसका एक्सप्लेनेशन का जवाब भेजना चाहिए। अगर उसके लेवल की वो कंप्लेंट्स करने से बाहर है, उसके लेवल से बाहर है, वो उसको कर पाने में, समस्या का निवारण करने में असमर्थ है, तो वो अपने हेडक्वार्टर के उच्च अधिकारियों को उस समस्या से अवगत कराएगा। लेकिन समय समय पर सभी पब्लिक कंप्लेंट्स को वो इन्वेस्टिगेट करता रहेगा और कंसर्न कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आगे की कार्रवाई से अवगत कराता रहेगा, या अगर वो उसकी निवारण हो गया है तो भी ये उसकी कंप्लाइंस भेज देगा। स्टेशन पे उपलब्ध सभी प्रकार के आग बुझाने वाले, इमरजेंसी में उपयोग में किए जाने वाले इसेंशियल इक्विपमेंट्स को चालू हालत में रखने की जिम्मेदारी भी स्टेशन मास्टर की होती है। जितने प्रकार का सामान, आवश्यक सामग्री जिसको हमें आपातकाल में ही आवश्यक होती है या मॉकड्रिल में आवश्यकता होती है, उसको सही जगह पर चालू हालत में रखने की जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर्स की होती है। प्रत्येक स्टेशन में पब्लिक और स्टाफ के लिए, पैसेंजर तथा स्टाफ के लिए एक नोटिस बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड में निम्नलिखित जानकारी प्रत्येक स्टेशन पर पब्लिक और स्टाफ के लिए की सूचना के लिए लगाई जाती है। करंट रनिंग ऑफ ट्रेन, उस स्टेशन से कौन कौन सी ट्रेनें का मूवमेंट होगा, आसपास के बड़े स्टेशन से संबंधित ट्रेनों का मूवमेंट क्या है, उस स्टेशन से स्टॉपेज वाली ट्रेनों का मूवमेंट क्या है, पूरा ट्रेनों से संबंधित समय सारणी वहाँ पर अवश्य रूप से लगी होगी, ताकि कोई भी पब्लिक या पैसेंजर्स का आदमी आएगा वो उस टाइम टेबल के माध्यम से देख लेगा कि हमें इस डेस्टिनेशन पर जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है या इस स्टेशन की ओर जाना है, तो हमें कितने बजे कौन सी ट्रेन मिलेगी और उसमें क्या स्टॉपेज है या क्या चॉइस है, कितनी ट्रेनें उस डायरेक्शन के लिए किस किस समय मिलेंगी, या उसके माध्यम से देख सकता है तथा बुकिंग विंडो से भी वर्बली पूछ के जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरी जानकारी नोटिस बोर्ड पे होगी कि सामान बुकिंग के लिए, लगेज के लिए, पार्सल के लिए क्या कितने समय सीमा है, उसके लिए कितने बजे सामान बुक होगा, कितने बजे सामान डिलीवरी का समय क्या है, सामान जमा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए क्या समय है, सभी आवर्स ऑफ बिजनेस इन चीज़ों से संबंधित उस नियमावली में शो किए जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। गुड्स बुकिंग के लिए क्या क्या सावधानियां रखी गई हैं, क्या भारतीय रेल की तरफ से शर्तें डिसाइड की गई हैं, ये सारी चीज़ें भी उसमें स्पष्ट रूप से लिखी होंगी। अगर कोई बड़ा कंसाइनमेंट है तो उसके लिए वैगन्स लेने पड़ेंगे रेलवे से रेंट पे सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उन वैगन्स का अलॉटमेंट या प्रोसीजर कैसे है कि बिजनेसमैन उसको कैसे प्राप्त करके लोडिंग और लोडिंग करेगा, वो पूरा उसकी नियमावली भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई जाएगी। वेटिंग रूम को छोड़ने, वेटिंग रूम में कितने समय अवधि तक किस क्लास का यात्री किस क्लास के वेटिंग रूम में रह सकता है, ट्रेन आने से पहले कितने घंटे पहले वेटिंग रूम की सुविधा प्राप्त कर सकता है,
रिटायरिंग रूम की सुविधा प्राप्त करने के लिए क्या नियम है, ये सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होंगी। स्टेशन पर पोस्टेड सभी प्रकार के स्टाफ को का क्या ड्यूटी रोस्टर्स है, कितने टाइप का स्टाफ पोस्टेड है वहाँ, इलेक्ट्रीशियन है, सफाई वाला है, पोर्टर है, टोकन पोर्टर है, पॉइंट्समैन है, ये कितने स्टाफ किस किस कैटेगरी के किस किस ग्रेड के पोस्टेड हैं, इन सब की क्लासिफिकेशन लिखा होगा और उनका प्रत्येक आदमी का इंडिविजुअल ड्यूटी रोस्टर भी वहाँ पर मेंशन होगा। उस नोटिस बोर्ड में मुख्य रूप से पास के सभी प्रमुख डॉक्टर्स की लिस्ट तथा हॉस्पिटल की लिस्ट भी शो हो रही होगी। रेलवे हॉस्पिटल जो पास में मुख्यालय के पास होगा या स्टेशन के पास होगा उसका भी ब्यौरा पूरा डिटेल्स लिखा हुआ होगा तथा प्राइवेट डॉक्टर्स तथा प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ब्यौरा वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा और सभी पे कंसर्न डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स के मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर भी शो हो रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, लिखे गए होंगे। रेस्ट हाउस तथा रेस्ट रूम की सुविधा यात्रियों को या पब्लिक को किस प्रकार से लेनी है, एडवांस बुकिंग संभव है या कुछ घंटे पहले ही वो बुकिंग होगी, ये सारी जानकारी, कितने रूम्स अवेलेबल हैं, किस टाइप के कितने रूम्स हैं, एसी नॉन एसी, ये सारी जानकारी उसमें लिखी होगी। 24 घंटे का क्या चार्जेस होगा मिनिमम, ये सारी जानकारी उस नोटिस बोर्ड में लिखी होगी। इसके अलावा नियरेस्ट फायर स्टेशन, अग्निशामक स्टेशन, बस डिपो, एयरपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसमें नियरेस्ट ऑफिस, इन सब के नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट प्लेसेस भी उसमें लिखे होंगे। और फायर स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट अगर अवेलेबल है तो सभी के कॉन्टैक्ट नंबर्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स भी उसके साथ ही साथ लिखे गए होंगे कि आपात स्थितियों में, आवश्यक स्थितियों में यात्री या पब्लिक या ऑपरेटिंग स्टाफ, स्टेशन में मौजूद स्टाफ इन सुविधाओं को प्राप्त कर सके। सिविल, पुलिस, मिलिट्री या रेलवे ऑफिसर्स के भी नीचे, कंसर्न रेलवे ऑफिसर्स का भी नीचे फ़ोन नंबर के साथ ब्यौरा दिया गया होगा, डिटेल्स दिया गया होगा कि अगर क्राइम से संबंधित है तो लोकल पुलिस को भी आप कर सकते हैं, सिविल पुलिस को भी कर सकते हैं, आरपीएफ को भी नंबर मेंशन होगा उसमें। उपयुक्त सारी जानकारियाँ नोटिस बोर्ड पे उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्किंग ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन को चलाने के लिए क्या प्रोसीजर है, हर आदमी, हर रेलवे कर्मचारी ट्रेन का संचालन या ट्रेन के इंजन का संचालन अपनी मर्जी या उससे नहीं कर सकता जब तक उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ना हो, वैलिड सर्टिफिकेट पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन ना हो कि उसको ट्रेन इंजन से संबंधित सभी जानकारियां हैं, आपात स्थिति में, नॉर्मल स्पीड में, स्पीड रिस्ट्रिक्शन में किस तरह से ट्रेन के इंजन को संचालित करना है, क्योंकि ट्रेन के इंजन के माध्यम से ही सभी वैगन कनेक्ट होते हैं और उतने यात्रियों की जान की जिम्मेदारी ट्रेन ड्राइवर के ही हाथ में होती है। वो ठीक प्रकार से संचालन करेगा तभी ट्रेन यात्री सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान को पहुंचेंगे। तो इसके लिए बहुत कड़े नियम बनाए गए हैं। GNSR में भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि लोको पायलट के का मेडिकल होगा, कोई अबनॉर्मल स्थिति में उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट होती है, अथॉरिटी देती है, उसका रिफ्रेशर होता रहता है, समय समय पर उसकी ट्रेनिंग अब होती रहती है। और उसके बाद जिस सेक्शन में उसको ट्रेनों का संचालन करना है, सपोज़ करिए उसको नई दिल्ली से कानपुर के बीच में ट्रेनों का संचालन करना है, तो कम से कम 3 बार वो उस सेक्शन को मॉनिटर करेगा, जाके फुट प्लेट करेगा, ट्रायल फुट प्लेट होगी। ट्रायल फुट प्लेट में वो सारे सिग्नल की लोकेशन केवल समझेगा, ट्रेन उसका संचालन उस समय उसके हाथ में नहीं होगा, वो केवल ट्रायल होगा। मेन ड्राइवर कोई और चला रहा होगा, वो बगल में बैठ के सभी सिग्नल की गतिविधियाँ, सिग्नल की लोकेशन, स्टेशन की लोकेशन, सारे प्रोसीजर को ठीक से अपने समझ में लाएगा
और कम से कम 3 बार उसको अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें कम से कम एक नाइट मूवमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद ही उसको उस रूट में ट्रेन चलाने की अनुमति मिलेगी। कम से कम 3 बार उस सेक्शन का ट्रायल उसका होना चाहिए, उसके बाद ही उस सेक्शन में ट्रेन चलाने की अनुमति उसको मिलेगी। प्रत्येक ट्रेन को संचालन से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो रोलिंग स्टॉक का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हो सकता है, उस ट्रेन को स्पष्ट रूप से एक एक पॉइंट के साथ चेक करेगा। उसके बाद ही वो कॉम्पिटेंट स्टाफ साइन करके उस ट्रेन के सुरक्षित संचालन की अनुमति देगा। उसके बाद ही ऑपरेटिंग द्वारा उस ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। अर्थात हर ट्रेन के शुरुआत होने के पहले, अपने स्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट होने के पहले रोलिंग स्टॉक या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस स्टाफ द्वारा उस ट्रेन का फिट दिया जाता है। चेक करने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद एक फिट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसमें इंजन से संबंध से लेके सभी वैगन्स का ब्यौरा दिया जाता है, सबको चेक किया जाता है। और फिट के बाद ये निश्चय हो जाता है कि अब ये ट्रेन यात्रियों की के साथ संचालन के लिए सुरक्षित है और इसका संचालन किया जा सकता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट किन किन ट्रेन्स को मॉनिटर करता है? मेन रूप से कौन कौन सी ट्रेन्स, अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेन्स देखा जाए तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर में कौन कौन सी ट्रेन्स आती हैं जिनका मुख्य रूप से संचालन ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंडर में माना जाता है या ट्रैफिक के अकाउंट के अंतर्गत उनको काउंट किया जाता है। सभी प्रकार की मेल, एक्सप्रेस, पैसेंजर ट्रेन्स को शताब्दी, राजधानी, गरीब रथ, मेल, एक्सप्रेस तथा लोकल जो डिवीज़न की पैसेंजर ट्रेन्स होती या इंटर डिवीज़न पैसेंजर ट्रेन्स होती, वो सारी ट्रेनें ट्रैफिक अकाउंट में काउंट होती हैं। EMU, DMU तथा बॉम्बे में सबअर्बन में जो लोकल ट्रेन्स चलती हैं वो भी ट्रैफिक अकाउंट में काउंट होती हैं। जितने प्रकार के मिलिट्रीज़ का मूवमेंट होता है, मिलिट्री आर्मी एक स्टेशन से एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य पर जाती है, एक देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाती है, लेकिन इनको भी सुरक्षित संचालन करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक अकाउंट की ही होती है। सभी प्रकार की पार्सल ट्रेन्स जिनमें कंसाइनमेंट जाता है, पार्सल जाते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार के पार्सल जाते हैं, कार्गो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर में आती हैं। फ्लाइट, कार्गो, गुड्स ट्रेन भी इसी के अंतर्गत आती हैं। कुछ ट्रेनें आधी पैसेंजर ट्रेन्स होती हैं और कुछ 5-6 डब्बे उनमें गुड्स के लगे होते हैं, कार्गो के लगे होते हैं। वो ट्रेनों का संचालन भी ट्रैफिक अकाउंट के ही अंतर्गत आता है, उसी में उसको काउंट करते हैं। इंजीनियरिंग अकाउंट, जिसमें इंजीनियरिंग के अकाउंट में वो ट्रेन्स आती हैं जिसमें उनकी स्लीपर्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है, किसी स्टेशन पे, किसी जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे वर्कशॉप से पहुंचाए जाते हैं। 52 kg 60 kg की ट्रैक में डालने के लिए रेल्स पहुंचाई जाती हैं, स्लीपर्स पहुंचाए जाते हैं, जो हैवी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, जिनको कैरी करने के लिए जो ट्रेनों का संचालन होता है, वैगन का संचालन होता है, वो सारे इंजीनियरिंग अकाउंट पे उन ट्रेन्स को माना जाता है। जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सामान कैरी करती है वो इंजीनियरिंग अकाउंट पे मानी जाती हैं। और ट्रैक, जितने प्रकार की ट्रैक मेंटेनेंस मशीन्स हैं, उनके साथ ट्रेन से साथ ही अटैच होकर कुछ वैगन भी स्टाफ के लिए रहते हैं, वो सारे अटैच होकर जो मूवमेंट होता है सेक्शन में मेंटेनेंस होता है ट्रैक मशीन के माध्यम से। स्टेशन वाइज स्टेशन, हर पर्टिकुलर रेलवेज़ की अलग अलग ट्रैक मशीनें अलॉटेड हैं। नॉर्दर्न रेलवे की अलग होगी, NCR की अलग होगी, जो पूरे नॉर्दर्न रेलवे में ट्रैक का मेंटेनेंस करेगी सेक्शन वाइज, और जो NCR की होगी वो NCR में करेगी। तो जितने 4-5 टाइप की ट्रैक मशीन्स हैं, ये सारी ट्रैक मशीन उन्हीं के ट्रेन्स के नाम से, क्योंकि उनमें स्टाफ की सुविधा के लिए भी कुछ वैगन्स लगे होते हैं, रहने की
लिए, स्टाफ की सुविधा के लिए सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल कराई जाती हैं। तो उन ट्रेन्स को जो ये ट्रैक मशीन्स को कैरी करती हैं उसको भी हम लोग इंजीनियर अकाउंट पे काउंट करते हैं। टावर वैगन वो चीज़ ट्रैक्शन डिपार्टमेंट के लिए होती है। जो ट्रैक्शन डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का कार्य करता है वो टावर वैगन के साथ करता है। OHE से ट्रैक्शन से संबंधित सभी सामग्री, मेंटेनेंस सामग्री, आपातकाल सामग्री, सारी सामग्री टावर वैगन के माध्यम से ही उस पॉइंट पर ले जाते हैं OHE डिपार्टमेंट। इसलिए उनके मेंटेनेंस के लिए टावर वैगन की सुविधा दी जाती है और उसको हम लोग इंजीनियरिंग अकाउंट पे ही काउंट करते हैं। अब मिसलेनियस ट्रेन्स जो स्टाफ की सुविधा के लिए कुछ चलाई जाती है, पर्टिकुलर किसी यूनियन के उसके लिए चलाई जाती हैं, या पर्टिकुलर स्टाफ की उस सेक्शन में ज़्यादा वर्क होना, स्पेशल वर्क, उसके लिए स्टाफ की सुविधा के लिए जो किया जाता है वो स्टाफ के लिए सफल्स हो गई। वाटर स्पेशल भी होती है यहाँ, वाटर से संबंधित या कुछ मेजर उसमें वो चल रहा उससे संबंधित अगर कुछ ट्रेनों का संचालन किया जाता है, पानी से संबंधित ज़्यादा गतिविधियों की आवश्यकता होती है, उस समय जो ट्रेनें स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं वो वाटर स्पेशल हो गई। वर्कमैन स्पेशल जब किसी पर्टिकुलर काम को, डिवीज़न के काम को, रेलवे के काम को, जोनल के काम को प्रायोरिटी पे रख के स्टाफ को भेजने के लिए जो ट्रेन चलाई जाती हैं वर्कमैन स्पेशल ट्रेन हो गई। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जब कभी एक्सीडेंट होता है, ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन हर डिवीज़न पे उपलब्ध होती है। बड़े डिवीज़नों पे, VIP डिवीज़नों पे कई ART अवेलेबल्स होती हैं। जो एक्सीडेंट होने पे, डिवेलमेंट होने पे सर्वप्रथम अपनी पोजीशन से 20 मिनट के अंदर, रात में आधे घंटे के अंदर मूव करके उस वहाँ से डिस्पैच करके जल्दी से जल्दी भेजा जाता है, वो हो गई एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। उसके साथ अगर मेडिकल वैन भी अटैच है तो मेडिकल वैन को भी भेजा जाता है। अगर ART की केवल आवश्यकता है, अगर मान लीजिए गुड्स ट्रेन का डिवेलमेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें केवल ART भेजी जाएगी। अगर पैसेंजर एक्सप्रेस मेल का एक्सीडेंट हुआ है तो मेडिकल वैन भी उसके साथ जाती है। तो ये सारी मिसलेनियस ट्रेन्स हो गई। क्रेन स्पेशल एक क्रेन के लिए होती है, अगर गुड्स ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, डिवेलमेंट हो जाता है, पैसेंजर ट्रेन का भी होता है तो वैगन को वापस एज इट इज़ ट्रैक में लाना पड़ता है ताकि ट्रैक में रख कर वहाँ से उनको डिस्पोज किया जा सके, वहाँ से हटाया जा सके, या जहाँ पर इंक्वायरी होनी है वहाँ पे भेजा जा सके, उस वर्कशॉप में भेजा जा सके। उसके लिए हैवी क्रेन्स की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी क्रेन्स से संबंधित ट्रेन्स होती हैं जिनके वैगन्स पे क्रेन फिट की हुई होती हैं और उनको साइड पर उस तरह से ट्रेन के माध्यम से क्रेन्स को पहुंचाया जाता है। तो ये सारी ट्रेन्स आपको DRM ऑफिस, जो बड़ा डिविज़नल ऑफिस होगा, वहाँ उपलब्ध होंगी। अगर ज़्यादा मूवमेंट वाला डिवीज़न है तो वहाँ पर 1-2 जगह मेन पॉइंट्स पे ये सारी मिसलेनियस ट्रेन्स आपको मिलेंगी। मार्शलिंग एक प्रकार की शंटिंग का ही एक प्रकार है। मार्शलिंग में जहाँ गुड्स ट्रेन को इकट्ठा किया जाता है, पैसेंजर ट्रेन्स को चेक करने के बाद कपल करके पूरी ट्रेन का रैक तैयार किया जाता है, उसको हम लोग मार्शलिंग कहते हैं। अटैचिंग ऑफ व्हीकल्स, अटैचिंग ऑफ वैगन्स, इस तरह से उसको परफॉर्म करके अटैच किया जाता है कि पैसेंजर से संबंधित, ट्रेन से संबंधित, उसके मूवमेंट से संबंधित सभी प्रकार की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, उसमें किसी प्रकार का कुछ न रह जाए। और उसमें रैक को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि पैसेंजर सुविधाओं में ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर को सुविधा हो उसको लगाने से, उससे पैसेंजर को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। जैसे सारे AC रैक्स आसपास लगे हुए इंटरकनेक्टेड रहेंगे ताकि पैसेंजर आपस में एक दूसरे के डब्बे में जा सके, वैगन में जा सके, कोच में जा सके। इसलिए उसको जो असेंबल किया जाता है, अटैच किया जाता है, तो उसका सीक्वेंस ये रखा जाता है कि पैसेंजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे विभाग द्वारा सुविधा दी जा सके।
जो खाली रैक होते हैं गुड्स ट्रेन के रैक, जिन पे सामान एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जाता है, कंसाइनमेंट पहुंचाया जाता है, जब वहां खाली हो जाते हैं, अनलोडिंग हो जाती है, सामान उतर जाता है, तो उसके बाद उनको एग्ज़ामिन करके, प्लेसमेंट करके, लोडिंग करके, डिस्पैच करके, ये सारी चीज़ें उन रैक को चेक करने के बाद ही दोबारा उनकी ये दोबारा जब खाली रैक आ जाएंगे तो पहले उनको एग्ज़ामिन किया जाएगा कि फिर से वो दोबारा लोड ले जाने की स्थिति में है, सामान ले जाने की स्थिति में है, गुड्स ले जाने की स्थिति में है या नहीं। ये सारी चीज़ें एग्ज़ामिन की जाएंगी, रोलिंग स्टाफ के द्वारा एग्ज़ामिन की जाएंगी। और अगर इलेक्ट्रिक सेक्शन में है तो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट द्वारा उनको एग्ज़ामिन किया जाएगा। फिर जिस जगह से फिर से लोडिंग होनी है उस जगह पे उनको सप्लाई करके प्लेस किया जाएगा। प्लेस करके मतलब उस जगह पे, उस साइडिंग पे खड़ा किया जाएगा। उसके बाद उसमें फिर से सामान लदेगा, फिर से लोडिंग किया जाएगा, फिर उसको हम अब ये सामान जिस स्थान पे भेजना होगा वहाँ के लिए उसको हम डिस्पैच कर देंगे। डिस्पैच करने के पहले उसका किस स्टेशन से कहाँ डिलीवरी होनी है, कहाँ तक इस ट्रेन का संचालन होना है, इससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। ट्रेन का ऑर्डर बनेगा, उसका नॉमेनक्लेचर होगा, उस पर्टिकुलर नाम से वो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। उस इंजन को, ट्रेन को ले जाने के लिए लोको पायलट और गार्ड कहाँ कहाँ क्यों अवेलेबल होंगे, मतलब रनिंग स्टाफ कहाँ से अवेलेबल होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा, कहाँ का स्टाफ कहाँ तक ले जाएगा, ये सारा अरेंजमेंट भी वहीं से होगा। और कहाँ से उसको इंजन अवेलेबल किया जाएगा, और इंजन कहीं पे रास्ते में चेंज होगा कि वही इंजन गंतव्य तक ले जाएगा, ये सारी चीज़ें अरेंज की जाएंगी। और उसके बाद उसका संचालन डिस्पैच किया जाएगा, जिसको ऑपरेटिंग विभाग द्वारा मॉनिटर किया जाएगा उस ट्रेन के मूवमेंट का। उसके बाद वो गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी और अनलोडिंग होगी। फिर से नया प्रोसेस जो शुरुआत में, वही फिर से एग्ज़ामिन, लोडिंग और वही सारे प्रोसेस फिर से किया जाएगा। तो एक इस प्रकार से गुड्स ट्रेन को किस प्रकार से खाली रैक मिलने के बाद क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करके लास्ट तक उसको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए क्या क्या बीच में प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं, क्योंकि हर ट्रेन का नंबर बदल जाता है। जो उसका कंसाइनमेंट डिलीवरी प्लेस होगा उस हिसाब से उसका नॉमेनक्लेचर सब कुछ बदल जाता है। ओडीसी मूवमेंट, ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट का मतलब ये एक ऐसा ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट होगा जो ट्रैक से बाहर काफ़ी निकला होगा, काफ़ी चौड़ा होगा। तो उसमें वो ओपन वैगन में सामान होता है। ज़्यादातर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के जेनसेट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, एनटीपीसी का सामान होता है। तो ये सारी चीज़ें सेना का सामान होता है। ओवर डायमेंशंस होते हैं मतलब ये ट्रैक से दोनों तरफ काफ़ी बड़ी स्थिति में बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इनको, इस ट्रेन का संचालन बहुत संभाल के किया जाता है, क्योंकि ये रेलवे संपत्ति को, सिग्नल्स को, वही मास्क से को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ओडीसी का मूवमेंट जिस सेक्शन से चालू होता है, जहां तक होता है, उसकी स्पेशल परमिशन मिलती है। उसको कंसर्न सेक्शन का टीआई तथा पीडब्ल्यूआई उसको अपने सेक्शन से पास कराते हुए ले जाता है, क्योंकि उसको अच्छी जानकारी होती है कि किस जगह पे कौन सा गियर या कौन सी चीज़ इन्फ्रिंज करेगा। उस केस में उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की फैसिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। अगर लेफ़्ट साइड में इन्फ्रिंज कर रहा है तो राइट साइड में जगह है, तो उसको थोड़ा सा राइट साइड में हाइड्रोलिक क्रेन के माध्यम से थोड़ा सा शिफ्ट किया जाता है, फिर वापस उस दिशा में किया जाता है। तो ओडीसी का कंसाइनमेंट जब ट्रेन के माध्यम से किया जाता है तो बहुत ही सावधानी के साथ किया जाता है। फाइनल अप्रूव्ड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बाद ही इसको सेक्शन में लाने की परमिशन मिलती है। इसकी रास्ते में जहाँ तक इसको जाना है ओडीसी को, रास्ते में कहीं पे भी इसकी संटिंग नहीं की जा सकती है, क्योंकि लूज संटिंग या रफ संटिंग से
ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट को क्षति पहुंच सकती है या वो रेलवे संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए ओडीसी का जब तक उस सेक्शन में मूवमेंट होता है, कंट्रोल स्पेशल निगरानी के तहत उसका मूवमेंट कराता है और सेक्शनल पीडब्ल्यूआई तथा टीआई की उपस्थिति में उनके सेक्शन से उसको गुजारा जाता है, निकाला जाता है। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। रेलवे भारतीय रेल में ट्रेनों के संचालन के लिए स्टेशन मास्टर्स को ट्रेनों से संबंधित गाइडलाइंस के लिए उन पे कंट्रोल करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, हेडक्वार्टर में कंट्रोल ऑफिस होता है, डिवीज़न ऑफिस में कंट्रोल ऑफिस होता है, जो उस डिवीज़न के सभी स्टेशनों से कनेक्टेड होता है और सेक्शन वाइज कंट्रोलर्स बैठाले जाते हैं जो अपने अपने सेक्शन में ट्रेनों का संचालन किस प्रायोरिटी के हिसाब अनुसार होना है, किस ट्रेन को एक्सप्रेस की तरह जो प्रिस्क्राइब स्टॉपेज हैं इस तरह से मूवमेंट करना है कि ज़्यादा कम से कम ट्रेनों का डिटेंशन हो सके, ज़्यादा ट्रेनें सही समय पर अपने गंतव्य पे पहुँचे। इस पूरी चीज़ की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की होती है। इसलिए कंट्रोलर स्टेशन मास्टर को हर ट्रेन से संबंधित गाइडलाइन इशू करता है कि किस ट्रेन को आगे रखना, किसको कैसे रखना, कैसे उसको लाइन क्लियर कहाँ तक मिलनी है ताकि वो ट्रेन नॉन स्टॉप है तो वो और टाइम कवर कर सकते हैं या वहाँ इस तरह से वो पहुंच सके। सारी इमरजेंसी अगर ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है तो स्टेशन मास्टर भी सबसे पहले कंट्रोलर्स को बताता है। कोई फेलियर्स होता है, सिग्नल का फेलियर होता है, कम्युनिकेशन फेलियर होता है, ओएचई का फेलियर होता है तो स्टेशन मास्टर उस केस में भी सबसे पहले कंट्रोलर को बताता है। ड्राइवर को कोई असुविधा होती, कोई पैसेंजर को असुविधा होती है, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है अगर उस ट्रेन में, तो भी वो कंट्रोलर को स्टेशन मास्टर बताता है और कंट्रोलर इन सारी चीज़ों को मैनेज करता है, अरेंज करता है उस ट्रेन को में वो सुविधा प्रोवाइड करने के लिए या कंसर्न डिपार्टमेंट के फेलियर से संबंधित उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को भिजवा के जल्दी से जल्दी उस फेलियर्स को रेक्टिफाई करने के लिए पूरा चेजिंग या कंट्रोलिंग कंट्रोल के माध्यम से ही होती है। कंट्रोल में जो डिवीज़न कंट्रोल होता है या सेक्शन कंट्रोल होता है वहाँ पे निम्नलिखित रिप्रेजेंटेटिव कुछ डिपार्टमेंट्स के 24 घंटे शिफ्ट में अवेलेबल होते हैं। जैसे पावर डिपार्टमेंट लोको रोलिंग स्टाफ का एक बैठता है जिसको मोटिव पावर कंट्रोलर कहते हैं, जो ट्रेन के इंजन से संबंधित डिपार्टमेंट होता है, और क्रू, लोको पायलट, गार्ड, इन सब चीज़ों का वो मॉनिटर करता है। ट्रैक्शन पावर कंट्रोल, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है तो वहाँ पर ओएचई से संबंधित ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर भी बैठता है, जो उसमें ओएचई से संबंधित कोई फेलियर होने पर, कोई एबनॉर्मलिटी होने पर तुरंत अपने स्टाफ को भेजने के लिए 24 घंटे शिफ्ट पे अवेलेबल होता है। कमर्शियल कंट्रोल गुड्स के लिए होता है, गुड्स ट्रेनों के संचालन के लिए होता है या रेलवे के गुड्स से संबंधित सभी प्रकार के बिजनेस को ये मॉनिटर करता है। सिक्योरिटी कंट्रोलर आरपीएफ का होता है, जो पूरे डिवीज़न में होने वाली आपराधिक गतिविधियों से संबंधित किसी सूचना मिलने पर उसको तुरंत अटेंड करने के लिए 24 घंटे शिफ्ट में सिक्योरिटी कंट्रोलर बैठता है। एसएनटी कंट्रोलर बैठता है किसी स्टेशन पर सिग्नल के फेलियर्स के लिए, अगले दिन में सिग्नल में कोई होने वाले स्पेशल वर्क से कंट्रोलर को अवगत कराने के लिए। पूरे सेक्शन में सभी कंसर्न एसआई जेई से दिन भर के काम की प्रोग्रेस लेके कंट्रोलर्स को बताने के लिए, या मेन ड्यूटी 24 घंटे सेक्शन में कहीं पे भी सिग्नल का फेलियर होने पे या टेलीकॉम का कम्युनिकेशन का फेलियर होने पे वो कंसर्न स्टाफ को अतिशीघ्र भिजवा के रेक्टिफाई करने का चेस करने के लिए मेन एसएनटी कंट्रोलर भी 24 घंटे शिफ्ट में अवेलेबल रहता है। सीएनडब्ल्यू का कंट्रोलर, कैबिज एंड वैगन का कंट्रोलर, वैगन से संबंधित, पैसेंजर वैग से संबंधित, किसी ट्रेन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए सीएनडब्ल्यू का कंट्रोलर भी 24 घंटे शिफ्ट में अवेलेबल रहता है।
तो ये डिवीज़न में ट्रैक से संबंधित, रेल फ्रैक्चर से संबंधित, काशन से संबंधित सभी चीज़ों के लिए इंजीनियरिंग का कंट्रोलर भी 24 घंटे शिफ्ट में अवेलेबल रहता है। जो अगले दिन होने वाले ट्रैक से संबंधित या ट्रैक मशीनों से संबंधित होने वाले मेंटेनेंस को अग्रिम रूप से एक दिन एडवांस में कंट्रोलर को अवगत कराता है तथा 24 घंटे ट्रैक से संबंधित किसी फेलियर्स या किसी अन्य गतिविधि को कंट्रोलर के माध्यम से अपने स्टाफ को बताने के लिए भी 24 घंटे स्टाफ वहाँ पर उपलब्ध रहता है। बेसिक कंट्रोल का बेसिक नीड क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है जिससे कंट्रोलर सुविधापूर्ण ढंग से सुरक्षा के साथ ट्रेनों का संचालन कर सके। नंबर 1, सभी ट्रेन का मूवमेंट्स वो इस प्रकार से मॉनिटर करेगा कि ठीक प्रकार से संचालन होता रहे तथा सभी ट्रेनें अपने सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पे या उस पर्टिकुलर सेक्शन से राइट टाइम के हिसाब से निकल जाए। कंट्रोलर की ये पहली प्राथमिकता होती है। रास्ते में अगर कोई ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चल रही है तो उसको पीछे की एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ क्रॉस कराना है, किस स्टेशन से उसके पीछे चल रही ट्रेन को क्रॉस कराना है, ये सारी गतिविधियाँ, ये सारा निर्धारण कंट्रोलर, चीफ कंट्रोलर के माध्यम से किया जाता है और वो ही स्टेशन मास्टर को आदेश देता है, मौखिक आदेश कंट्रोल फ़ोन के माध्यम से कि इस ट्रेन को आगे करके क्रॉस करके इसको आगे निकाल देना है, इस ट्रेन को आप अपने यहाँ रोक के इस ट्रेन को आगे प्रोसीड करना है, पैसेज देना है। इसीलिए स्टेशन मास्टर और कंट्रोल की वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है जो सारी रिकॉर्डिंग होती रहती है कि कल को स्टेशन मास्टर ये न कह दे कि ये इसने मुझको ये बोला था इस ट्रेन को करने के लिए और जबकि बाद में कंट्रोलर अपनी बात से मुकर जाए या स्टेशन मास्टर मुकर जाए। इसलिए वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से उनका पूरा रिकॉर्डिंग होती रहती, जो भी कन्वर्सेशन स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर के बीच होती है। सभी डिपार्टमेंट जो कंसर्न कंट्रोलर शिफ्ट में बैठे होते हैं कंट्रोलर के साथ, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना और मटेरियल ट्रेंड्स को भी वॉच करते रहना चाहिए। सभी स्टेशन पे सभी ट्रेनों को प्रॉपर सही समय पर सिग्नल मिलते हैं, ये बात को इंश्योर करना है। अगर सिक वैगन्स, कोई ख़राब वैगन्स सेक्शन में है तो उनको वहाँ से हटाने की जिम्मेदारी भी कंट्रोल्स की है ताकि सेक्शन में कोई इस तरह का रैक या वो असुविधाजनक वैगन नहीं उपस्थित होना चाहिए। सिग्नल विभाग से संबंधित लेक्चर है तो सिग्नल कंट्रोल का मुख्य रूप से क्या काम है। सिग्नल कंट्रोल का मुख्य रूप से ये काम है, ट्रैफिक एंड ट्रेन के कंट्रोल और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी सिग्नल सेक्शन के ठीक प्रकार से काम करते रहें ताकि सिग्नल डिपार्टमेंट की वजह से किसी भी ट्रेन का डिटेंशन ना हो या सिग्नल डिपार्टमेंट की वजह से किसी ट्रेन के मूवमेंट में सेफ्टी इन्फ्लुएंस ना हो। इस चीज़ का पूरा का जिम्मेदारी सिग्नल कंट्रोल की होती है। सिग्नल विभाग के फेलियर्स और उनके रेमेडी एक्शन भी समय समय पर या तुरंत फेलियर्स है ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है तो कंसर्न स्टाफ के द्वारा सिग्नल कंट्रोल उसको मॉनिटर करेगा और तुरंत वह स्टाफ को भेजेगा ताकि किसी भी प्रकार का संचालन बाधित ना हो सके। इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए भी कंट्रोल फ़ोन के माध्यम से कंट्रोल से जो बात होती है या आपस में स्टेशंस के बाद आपस में बात करने के लिए या ब्लॉक सेक्शन के गेट से कंट्रोल को या स्टेशन मास्टर को बात करने के लिए सारी फेलियर्स और सारे कम्युनिकेशन को भी एसएनटी कंट्रोल के माध्यम से ही वॉच किया जाता है। अगर सभी प्रकार का कंट्रोल में सभी प्रकार का कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाए, बंद हो जाए या किसी फेलियर्स की वजह से वो सुविधा बाधित हो जाए तो उस केस में ऑपरेटिंग मैनुअल के नियमावली के अनुसार स्टेशन मास्टर अपनी जिम्मेदारी के तहत
ट्रेनों का संचालन सुरक्षित प्रकार से ऑपरेटिंग मैनुअल में दिए गए नियमों के अनुसार अपने स्वतः डिसीजन के आधार पे मूवमेंट करेगा। लेकिन ये उसी स्थिति में ये करेगा जब कंट्रोल से कम्युनिकेशन, उसका संपर्क टूट जाए या बाधित हो जाए। कंट्रोल का मेन काम कमांड है और कोऑर्डिनेशन ऑफ भी करना है। लेकिन अगर यही इमरजेंसी में कोई चीज़ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो इस चीज़ की सारी ट्रेनिंग्स, सारी सिचुएशंस का मॉक ड्रिल कंट्रोल के माध्यम से ही प्लान किया जाता है। और कंट्रोल इन सब की ट्रेनिंग अपने स्टाफ को प्रॉपर तरीके से रखता है कि आपात स्थिति में, अब इमरजेंसी इंसिडेंट में या एक्सीडेंट के समय उसको किन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, यात्रियों के किन चीज़ों को प्राथमिकता रखते हुए ट्रेनों का संचालन कैसे रोकना है, कैसे उस एक्सीडेंट से ज़्यादा लाइफ को सेव किया जा सके, रेलवे की संपत्ति को सेव किया जा सके, किस एआरटी को वहाँ भेजना पहले पहुँचे, अगर पैसेंजर एक्सप्रेस मेल है तो मेडिकल वैन को भेजना कि नहीं। इस तरह की कमांड और रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन जो लेना होता है वो कंट्रोल के माध्यम से ही कंसर्न ऑफिसर के द्वारा लिया जाता है। उन्हीं में से एक है इंसिडेंट मैनेजमेंट प्लान। अगर कोई इमरजेंसी इंसिडेंट हो गई, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जिससे ट्रेन का संचालन बाधित तो हो ही, या उसके साथ साथ जान माल और रेलवे संपत्ति का भी नुकसान होने की संभावना या हो चुका है, उस केस में क्या क्या कंट्रोल की प्राथमिकताएं होंगी। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन पैसेंजर्स की जान को बचाने की कोशिश करना। अगर उसमें घायल है तो उनको तुरंत फर्स्ट एड दिलवाकर नियर हॉस्पिटल में पहुंचाने के इंतज़ाम करना, ये कंट्रोल की प्राथमिकता होगी। सभी पैसेंजर्स को जो सुरक्षित रूप से बच गए, घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना, जो सुरक्षित रूप से बच गए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एडिशनल ट्रेन की व्यवस्था करना, या उसी ट्रेन को, उस पोर्शन को कट ऑफ करके बाकी ट्रेन को डिस्पैच करने में सोचना, उसके लिए आगे कार्रवाई करना, जो भी प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करना ऑपरेटिंग मैनुअल के हिसाब से। उस समय इंसिडेंट के समय, एक्सीडेंट के समय क्या क्या सिक्योरिटी की आवश्यकता है, शहर के अंदर है, गांव के अंदर है, ट्रेन में घायलों को निकालने के लिए उस समय जो गतिविधियां संचालित होंगी, या ट्रेन स्टाफ को सेव करने के लिए जितने भी प्रकार की सिक्योरिटी की आवश्यकता है वो भी कंट्रोल को मैनेज करके साइट पर भेजनी पड़ेगी। उसके अलावा उस सिक्योरिटी के माध्यम से ये भी देखा जाएगा कि कोई अराजक तत्व उस समय ट्रेन संपत्ति का नुकसान न करे, गुस्से में पब्लिक कोई नुकसान न पहुंचाए रेलवे संपत्ति को, उसको भी सिक्योरिटी के माध्यम से ही रोकने की कोशिश की जाएगी। ये सारा डिसीजन कंट्रोल के माध्यम से ही कंट्रोल को प्लान करना होगा, और इसी का वो लोग समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहते हैं, जिसमें ये सारी एक्सरसाइज जो स्टाफ को, ट्रेंड स्टाफ को दी जाती है, उसकी भी टेस्टिंग होती रहती है। एक्सीडेंट या इंसिडेंट से संबंधित जितने सबूत हैं उनको सेव रखना, ये भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि उसकी जब इंक्वायरी होगी कल अगले दिन या कुछ समय बाद, सीआरएस के माध्यम से होगी, डिवीज़न ऑफिसर्स के माध्यम से होगी, जे ग्रेड ऑफिसर्स के माध्यम से होगी, जो भी कमेटी बनेगी उसके समय वो सबूत सुरक्षित रखने के लिए, उनको प्रिजर्व रखने के लिए क्लूज़ को कंट्रोलर ही संबंधित डिपार्टमेंट को भेजेगा, सिक्योरिटी का वहाँ अरेंजमेंट करेगा, ताकि कोई उन क्लू के साथ छेड़खानी ना करे, उनको नष्ट न कर पाए किसी भी हालत में। अब सीरियस इंसिडेंट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आग जलना, आग लग जाना कोचेस में, वो स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है, या किसी प्रकार का सिलेंडर एक्सप्लोजन या किसी और चीज़ का एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है। रेलवे क्षेत्र में डिरेलमेंट ऑफ पैसेंजर कैबिन ट्रेन, किसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाना, ट्रैक से नीचे आ जाना, उतर जाना,
किसी ट्रेनों का आपस में भिड़ंत होना या कोलिजन होना, चाहे वो साइड कोलिजन हो चाहे आमने सामने कोलिजन हो, ये सीरियस इंसिडेंट में ये भी काउंट होगा। किसी सिक्योरिटी से संबंधित चोरी की बड़ी घटना हो जाना या टेररिस्ट अटैक टाइप का हैवी लेवल पे हमला हो जाना या नेचुरल कैलेमिटीज़, तूफान, बाढ़, कोई पुल या कुछ आंधी तूफान की वजह से ट्रैक पे कोई पेड़ का आ जाना या कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटी हो जिससे जान माल वेले संपत्ति की हानि की संभावना होती है, ये सारी चीज़ें सीरियस इंसिडेंट में आती हैं। अब इसको फिर इवेंट्स को अलग अलग रूप से क्लासीफाइड किया गया है। क्लासीफाइड मतलब वर्गीकरण किया गया कि किस चीज़ को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। अगर इंसिडेंट है जिसमें केवल ट्रेनों का डिटेंशन होगा, जान माल वेले संपत्ति की कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम उसको सिंपल इंसिडेंट के रूप में देखेंगे। उसमें ट्रेनों का संचालन केवल बाधित होगा, आवागमन ट्रेनों का धीरे धीरे होगा, जिससे ट्रेनों का डिटेंशन तो बढ़ जाएगा, डिले तो बढ़ जाएगा, लेकिन संपत्ति या जान माल का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वही नेक्स्ट अगर एक्सीडेंट में मानेंगे तो इसमें लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकती है, इंजरी भी होगी, मतलब पैसेंजर्स की जान भी जा सकती है, घायल भी हो सकते हैं, और भारी संख्या में ऐसा होने पे भारी संख्या में अमूमन रेलवे संपत्ति का नुकसान भी होता है। तो ये सारे केसेस अगर जान माल का लॉस है, इंजरी है और रेलवे संपत्ति का डैमेज भी है, तो इस चीज़ को भी हम एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखेंगे। इमरजेंसी, सीरियस एक्सीडेंट या डिजास्टर्स, ये ट्रेन एक्सीडेंट में ही आएगा, जिसमें हम लोगों का लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी तथा रेलवे संपत्ति दोनों चीज़ों का नुकसान होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती जो आपातकाल में उस चीज़ से आगे की कार्रवाई किस तरह से करना है, किस तरह से प्लानिंग करनी है मैनेजमेंट की, ज़्यादा से ज़्यादा को फर्स्ट एड पहुँचे, बाकी यात्रियों को समय से पहुँचाया जा सके, या डिजास्टर्स के समय ट्रेनों का संचालन बाधित होने पे उसको किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, ये सारे इस टीम को सिखाया जाता है, जो हर डिवीज़न में एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है। इंस्पेक्शंस, रेलवे के ट्रेनों का संचालन समय पर होता है, उसके गियर्स इक्विपमेंट ठीक प्रकार से काम करते हैं, इसके लिए सभी रेलवे कर्मचारियों को उस गियर का, उस इक्विपमेंट का, उस सेक्शन का इंस्पेक्शन का एक नियमावली ऑपरेटिंग मैनुअल में लिखी गई है कि इस विभाग के इस कर्मचारियों को इतने दिन में इंस्पेक्शन करना है, इतने दिन में मेंटेनेंस करना है, ताकि ट्रेनों का संचालन भी ठीक प्रकार से होता है और किसी भी अनसेफ या सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो सके। कोई इक्विपमेंट ख़राब होने के पहले ही उसको इंस्पेक्शन के दौरान समय समय पर इंस्पेक्शन करने से उसके ख़राब होने की स्थिति हमें पहले ही अवगत हो जाएगी और हम समय पर उसको बदल कर रिप्लेस कर उसके फेलियर से उसको बचा लेंगे, जिससे ट्रेनों का संचालन सही समय पर हमेशा होता रहेगा। इसके लिए जो इंस्पेक्शन से संबंधित नियमावली है, GNSR के अनुसार सारे रूल्स उसको पता होना चाहिए, सारी चीज़ों स्टाफ के साथ इंटरेक्शंस होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए और वो उसके माध्यम से वो कंसर्न स्टाफ को भी ये सारी चीज़ें बताएगा। वो अपने इंस्पेक्शन के दौरान डिज़ायरेबल शॉर्टकट्स, अगर शॉर्टकट्स कहीं किया गया है, अनसेफ कंडीशन कहीं बन सकती है, ट्रैक की दशा ठीक हो कि उसमें कोई गेज बढ़ने की संभावना ना हो, सारे बोल्ट पॉइंट फिटिंग्स प्रॉपर हो ताकि पॉइंट पे किसी प्रकार के एक्सीडेंट की डिवेलपमेंट की संभावना ना हो, ये सारी चीज़ें कॉम्पिटेंट स्टाफ चेक करेगा और अपने स्टाफ को नॉलेज भी देगा, उसकी वर्किंग भी समझाएगा कि ऐसा करने से उसके क्या क्या रेलवे को समस्या हो सकती हैं, किस टाइप का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी एक असावधानी से क्या क्या हो सकता है, ये अपने कंसर्न स्टाफ को
G&SR के अनुसार बताएगा उसको कैसे काम करना है, कैसे कौन सा गियर डिस्कनेक्शन के बाद ही खोलना है। अगर वो ऐसा खोलने की कोशिश भी करता है तो किस तरह की दुर्घटना संभावित हो सकती है। इसलिए ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग मैनुअल में, साधारण एवं सहायक नियम में स्पष्ट रूप से समझाए गए हैं, ताकि रेलवे कर्मचारी के माध्यम से इस तरह की कोई भी दुर्घटना उसके मस्तिष्क में ना आए। इसमें पब्लिक को क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं और सुविधा रूप से पब्लिक के साथ अच्छा व्यवहार रखना है उसको। प्रत्येक इंस्पेक्शन में आदमी इससे पहले किए गए इंस्पेक्शंस का कंप्लायंस नोट देखेगा, क्या क्या पिछले इंस्पेक्शन में उसको कमियां मिली थी, क्या क्या उन कमियों को सुधार किया गया है आज तक इस इंस्पेक्शन के दौरान तक, ताकि समय समय पे कमियां दूर होती रहें, कंप्लायंस होती रहें। और एक समय ऐसा होगा कि सारी कमियां दूर हो चुकी होंगी, तो बेहतर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, उस डिपार्टमेंट द्वारा आगे सोचा जाएगा। इसलिए इंस्पेक्शन का मेन पर्पज़ ये है कि सारी कमियां एक कागज़ में नोट हो जाएं, डेफिशिएंसी नोट हो जाए, और उनको कैटेगरी के हिसाब से कि कौन सा 1 हफ्ते में करना है, कौन सा 15 दिन में डेफिशिएंसी अटेंड करके उसको कंप्लाई करके ख़त्म कर देना है, कौन सा 1 महीने में, या कौन सा लॉन्ग टाइम में जो उसके माध्यम से संभावित नहीं है, उच्च अधिकारियों द्वारा परमिशन लेने की आवश्यकता है या किसी एजेंसी की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर डेफिशिएंसी नोट हो जाएंगी तभी उनको कंप्लाई करने में नंबर वाइज आसानी होगी, और तभी टारगेट उसके बड़े आसानी से पूरे हो जाएंगे। इंस्पेक्शंस अलग अलग होते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन 6 मंथ में होते हैं ऑफिसर्स के। सेफ्टी इंस्पेक्शन जो सिग्नल डिपार्टमेंट में होते हैं या सेफ्टी कैटेगरी जो द्वारा जो किए जाते हैं वो मंथली होते हैं, हर महीने उनको करना होता है। सरप्राइज इंस्पेक्शन भी मंथली होता है। नाइट इंस्पेक्शन भी 3 महीने में एक बार होता है। लेवल क्रॉसिंग का मंथली इंस्पेक्शन होता है। सरप्राइज इंस्पेक्शन बाई रोड जाके नाइट में अचानक या दिन में अचानक जाके उस गियर के पास पहुंच के इस कंसर्न स्टाफ को बुला के चेक करने को सरप्राइज इंस्पेक्शन, ये भी मंथली होता है। इंजन में लोको पायलट के साथ फुट प्लेट इंस्पेक्शन किया जाता है, जिसमें लोको पायलट को उस सेक्शन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं या किस सिग्नल की विजिबिलिटी किस वजह से उसको इफ़ेक्ट करती है, उस समस्या का निवारण करना, उस डेफिशिएंसी का निवारण करने की कोशिश करना। अगर किसी पेड़ की शाखाएं आ गई तो उसको हटवाने की कोशिश करना। अगर OHE मार्क्स या किसी वजह से सिग्नल की कंटिन्यूअस विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही ड्राइवर को, तो उसको प्लान करके सिग्नल शिफ्ट करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाना। इस चीज़ को हम जॉइंटली फुट प्लेट जो इंस्पेक्शन लोको पायलट इंस्पेक्टर के साथ SSC सिग्नल लोको पायलट इंस्पेक्टर तथा सेक्शन का TI जॉइंटली करते हैं, उसमें सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो, और उसकी रिपोर्ट डिविजनल मैनेजर्स को भी भेजी जाती है। इसको हर 3 महीने पे जॉइंटली फुट प्लेट इंस्पेक्शन किया जाता है। इंटरलॉकिंग, जैसे मैं पहले G&SR के उसमें बता चुका हूँ कि सिग्नल पॉइंट ट्रैक को इस तरह से आपस में इंटरकनेक्ट किया जा सकता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के बाद ही, एक प्रॉपर सेटिंग के बाद ही सिग्नल को लोअर किया जा सके, और उसके बाद ही सिग्नल लोअर करने के बाद जब तक कंसर्न ट्रेन जो उसका मूवमेंट उस सिग्नल से होगा पूरा रूट कंप्लीट ना कर ले, तब तक पॉइंट ट्रैक इनको किसी भी हालत में इनको ना बदला जा सके, इनकी डायरेक्शन ना चेंज किया जा सके, इनको अनलॉक ना किया जा सके। इस व्यवस्था को इंटरलॉकिंग कहते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से G&SR में भी इसको मेंशन किया गया है, SEM में भी मेंशन किया गया है, ऑपरेटिंग मैनुअल में भी मेंशन किया गया है। इंटरलॉकिंग कितने टाइप की भारतीय रेल में उपलब्ध है? मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जो काफ़ी पहले लगाई जाती थी, लेकिन आजकल काफ़ी मॉडिफिकेशन हो गया है, मॉडर्न सिग्नलिंग आ गई है, तो मैकेनिकल ट्रेनिंग इंटरलॉकिंग अब जो है
कुछ ही सेक्शन में बची होगी, बाकी सेक्शन में इसको पूरी रूप से हटा दिया गया है। इसके बाद है पैनल इंटरलॉकिंग। पैनल इंटरलॉकिंग क्यू सीरीज रिले के माध्यम से दी जाती है। रिले टू रिले इंटरलॉकिंग करके सिग्नल पॉइंट और ट्रैक का आपस में कनेक्शन किया जाता है, एक सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है जिससे ट्रेनों के संचालन में पूरी सेफ्टी बनी रहती है। इसके बाद रूट रिले इंटरलॉकिंग, जिसमें केवल 2 बटन ऑपरेट करने से सिग्नल और जिस रूट के लिए उसको लेना है वो रूट बटन दबाने से बाकी सारे ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कंसर्न पॉइंट अपने आप चल कर उसी डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं, वो लैब के पॉइंट्स अब उसी डायरेक्शन में चल के सेट हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग। अब आजकल सबसे मॉडर्न जो इंटरलॉकिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा है वो सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग उसको कहते हैं, जिसमें इंटरनल वायरिंग लगभग ख़त्म हो जाती है, वो इंटरफेस पे आधारित हो जाती है। कार्ड टू कार्ड इंटरलॉकिंग हो जाती है। कार्ड के अंदर इंटरफेस के रूप में इंटरलॉकिंग को प्रोवाइड किया जाता है हर स्टेशन के डिज़ाइन के हिसाब से, प्रोग्रामिंग के हिसाब से। इसमें नंबर ऑफ इंटरनल्स रिले लगभग ख़त्म हो जाती, बिल्कुल नॉमिनल हो जाती हैं। ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के माध्यम से इसमें आउटडोर की रिलेज का आउटपुट लेते हैं, आउटडोर के रिले का आउटपुट आता है केवल, और वो डायरेक्ट इसके इंटरलॉकिंग यूनिट से कनेक्ट होके सारे इंटरफेस वाइज इसमें इंटरलॉकिंग हो जाती है। ये सबसे एडवांस वर्जन है। इंटरलॉकिंग के लिए क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। किसी सिग्नल को तब तक नहीं डाउन किया जा सकता जब तक उसके सारे पॉइंट कैविटली सेट एंड लॉक ना हो। रास्ते में पड़ने वाले सभी लेवल क्रॉसिंग गेट, बैंक हैंडल वगैरह सारी चीज़ें सेट लॉक कंडीशन में होनी चाहिए। सारी साइडिंग पॉइंट्स लॉक कंडीशन में होना चाहिए। फिजिकल आइसोलेशन अदरवाइज से अवेलेबल होना चाहिए। अगर लीवर इंटरलॉकिंग है तो लीवर इंटरलॉकिंग के लिए क्या पोजीशन होना चाहिए। सभी सिग्नल्स मूवमेंट के बाद अपने आप ऑटोमेटिक रूप से ऑन पोजीशन में आ जाने चाहिए, जिसको हम ट्रैक सर्किट के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरलॉकिंग का, जो SEM में भी दिया गया है, GNSR में भी दिया गया है, तथा ऑपरेटिंग मैनुअल में भी आप लोगों को विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। पैनल इंटरलॉकिंग में क्या क्या होता है ये इसमें विस्तार से बताया गया है कि लीवर फ्रेम की बजाय इसमें जैसे लीवर फ्रेम में लीवर टू लीवर, सिग्नल लीवर से पॉइंट लीवर, रूट लीवर, ट्रैक लीवर आपस में कनेक्ट होते हैं लॉक डॉग के माध्यम से। जो लॉक डॉग होते हैं लीवर फ्रेम के अंदर, उनसे इंटरलॉकिंग अचीव की जाती है। वही इंटरलॉकिंग पैनल इंटरलॉकिंग में तथा नीचे दिए गए रूट रिले इंटरलॉकिंग में रिले के माध्यम से की जाती है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि पैनल इंटरलॉकिंग में मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग हो जाती है। सारी लॉकिंग, सारी इंटरलॉकिंग, सारे सिग्नल कॉन्फ्लिक्टिंग लॉकिंग, सारी सिग्नल पॉइंट ट्रैक का कनेक्शन सारा रिले के माध्यम से हो जाता है। अगर वही सीमेंस रिले के माध्यम से करते हैं तो RI सीमेंस के नाम से हो जाता है, जो कि मेजर यार्ड में नई दिल्ली में है, पुरानी दिल्ली में है, जहाँ 1000 से ज़्यादा रूट्स होते हैं। वहाँ पे EI नहीं लगा सकते, तो उस केस में हम लोग सीमेंस की रूट रिले इंटरलॉकिंग लगाते हैं, जो सभी बड़े स्टेशनों पे अभी तक शायद सीमेंस की ही रूट रिले इंटरलॉकिंग लगाई गई है। उसमें सीमेंस की बड़ी बड़ी मेजर ग्रुप्स होते हैं, मेजर माइनर मिनी ग्रुप्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसमें भी वो रिले के अंदर, ग्रुप के अंदर रिले होते हैं, उनकी इंटरनल वायरिंग करते हैं। तो पैनल इंटरलॉकिंग और रूट रिले इंटरलॉकिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में कार्ड बेस, इंटरफेस बेस इंटरलॉकिंग को हम प्रोवाइड करते हैं। SSI जैसा मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग, इसमें कार्ड के अंदर इंटरफेस के माध्यम से
इंटरलॉकिंग की जाती है, जिसमें इंडिविजुअल रिलेज की वायरिंग, इंटरकनेक्शन, ये सारी चीज़ों बच जाती। नंबर ऑफ़ रिलेज नॉमिनल हो जाते हैं इंडोर में, केवल आउटडोर के रिलेज होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट कंट्रोलर के माध्यम से सेंट्रल इंटरलॉकिंग यूनिट के से कनेक्ट करके पूरी इंटरलॉकिंग अचीव कर लेते हैं। और इसमें मेन फीचर्स है वीडियो, कंप्यूटर से भी ऑपरेटर या स्टेशन मास्टर ट्रेनों का संचालन कर सकता है, वीडियो बोलते हैं उसमें, और या पैनल से भी, सिंपल पैनल से भी ऑपरेशन कर सकता है, वीडियो से भी कर सकता है, या पैनल ना लगा के वो 2 वीडियो भी लगा सकता है। तो इस तरह से ट्रेनों का संचालन उसको बैठे बैठे ही वीडियो में पूरा यार्ड डिस्प्ले होगा, और किस सिग्नल को कमांड देना उस सिग्नल पर जाके क्लिक करेगा और ऑटोमेटिक वो सिग्नल का इनिशिएशन हो जाएगा। तो ये मॉडर्न सिग्नलिंग है। इसमें सिग्नल डिपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है। इंटरलॉकिंग रिलेज ना होने के बराबर, इंटरकनेक्शन ना होने के वजह से राइस शोल्डर, रिले हैंगिंग, रिले कनेक्टर्स, अनलॉकिंग, इस टाइप के फेलियर्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें रिले का पार्ट ही बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से इस टाइप के फेलियर्स, इंडोर के फेलियर्स लगभग ख़त्म हो जाते हैं ईआई में, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में। लेकिन वही पैनल इंटरलॉकिंग आरआरआई में इंडोर के फेलियर्स रहते हैं। जब भी क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, तो ड्राई सोल्डरिंग की वजह से इंडोर के फेलियर्स बढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में इस सारे फेलियर्स होने की कहीं से भी कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर रिले के कनेक्शंस ही नॉमिनल होते हैं, गिनती के रिले होते हैं, बाकी सारे कार्ड्स होते हैं। एसएसआई लगाने के मेन फीचर्स क्या है, मेन फ़ायदे क्या है? एक तो सेक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेनों का संचालन वीडियो के माध्यम से जल्दी किया जा सकता है, फास्टर ऑपरेशन होता है, सिग्नलिंग गियर्स का ऑपरेशन भी फास्टर हो जाता है, यूज़र फ्रेंडली है, ऑपरेटर को 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, पैनल तथा वीडियो, और अगर वो पैनल नहीं चाहता है तो 2 वीडियो का भी ऑप्शन मिल जाता है। फेल सेफ टेक्निक है, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरफेस में कनेक्टेड हैं। ESM स्टाफ या SI वगैरह किसी भी इंटरफेस के पास के लॉजिक के साथ चेंज करने की पावर नहीं है, उसको पता भी नहीं होगा कि क्या लॉजिक बदलना है। इस वजह से कोई शॉर्ट सर्किट या बाईपास भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से फेल सेफ टेक्निक है। मल्टी मोड ऑपरेशन है, स्टैंड बाय होता है, इसमें हर चीज़ का अवेलेबल होता है, इस वजह से पैनल वीडियो का भी ऑप्शन है, और मल्टी मोड का मतलब हर चीज़ स्टैंड बाय में अवेलेबल है, इसलिए फेलियर्स होने की संभावना इसमें बहुत ही कम होती है। एसएसआई से ऑपरेटिंग के स्टाफ के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, ऑपरेटिंग को क्या क्या एसएसआई लगने से फ़ायदे हैं, वो चीज़ भी ब्लॉक इस ऑपरेटिंग मैनुअल में स्पष्ट रूप से लिखी गई है। एक तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के स्टाफ की जो कम से कम ज़रूरत पड़ती है रिड्यूस हो जाता है। इसके माध्यम से सेंट्रलाइज ऑपरेशन किया जा सकता है, जैसा कि गाज़ियाबाद कानपुर सेक्शन में टूंडला स्टेशन पे किया गया है। सेंट्रलाइज CTS ये प्रणाली लगाई गई है, जिसको सभी स्टेशन से OFC के माध्यम से EI लगा होने की वजह से कनेक्ट किया गया है, और टूंडला से बैठे बैठे ही कानपुर का पॉइंट ऑपरेट कर सकता है, गाज़ियाबाद के पहले के स्टेशनों का पॉइंट ऑपरेट कर सकता है। सारा कंट्रोल टूंडला से बैठे बैठे ही बे साइड स्टेशनों पे वो कर सकता है, कौन सा सिग्नल लोअर करना है, किस गाड़ी को आगे लाना है, किसको क्रॉस करना है, ये सारा डिसीजन टूंडला से बैठे बैठे ही वो इस कंट्रोलर ऑपरेट करके कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें PI या RI में संभव नहीं है, ना मैकेनिकल इंटरलॉकिंग में संभव है। ये EI होने के बाद ही सेंट्रल ऑपरेशन संभव है। मल्टी मोड ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेटर कई टाइप का मोड हो जाता है ऑपरेशन का भी, जैसे मैं बता चुका हूँ, वीडियो है, पैनल है, कंट्रोल कम इंडिकेशन पैनल है, वीडियो में सारा डिस्प्ले भी होता है, वो कंट्रोल का भी काम करता है और डिस्प्ले पैनल का भी काम करता है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो जैसे मैं बता चुका हूँ, एक बड़ा PC होता है, LCD होता है, जिसमें सारा यार डिस्प्ले होता है। CTC जैसा बता चुका हूँ, टूंडला में लगा हुआ है CTC, जो मावीपत गाज़ियाबाद के पहले स्टेशन मावीपत से लेके कानपुर पनकी धाम तक
कनेक्टेड है। इसके बीच में कोई भी पॉइंट ऑपरेशन, किसी भी सिग्नल गेयर का ऑपरेशन टूंडला से बैठे वैसे स्टेशन मास्टर वहीं से ऑपरेट करके कर सकता है। इसमें ट्रैफिक ब्लॉक का टाइम भी रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि चूँकि एक ही जगह से कंट्रोलर को ऑपरेट करना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आसानी से डिसाइड कर सकता है कि कितनी देर का ब्लॉक किस स्टेशन को बड़ी सुविधाजनक ढंग से दिया जा सकता है, जिससे ट्रेनों का संचालन भी कम से कम बाधित हो और उस डिपार्टमेंट का ब्लॉक का काम भी हो जाए। और ये पूरी तरह से इजी और सिंपलर है, क्योंकि वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन उसको सिंपल क्लिक करके मिल जाती है। 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग में इंटरलॉकिंग के लिए क्या क्या है, कितने टाइप की इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग इसमें जो दी गई है स्टैंडर्ड 1, किस स्टैंडर्ड में कितनी स्पीड परमिटेड है। जैसे स्टैंडर्ड 1 है, अगर 2 एस्पेक्ट की सिग्नलिंग है तो 50 kmph की परमिशन है। उसके लिए आइसोलेशन रिकमेंडेड है, लेकिन आवश्यक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड 1 की इंटरलॉकिंग में आइसोलेशन मैंडेटरी नहीं है, इसेंशियल नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है कि लगा देना चाहिए। इसमें पॉइंट्स जो है की लॉक से भी प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, लॉकिंग से भी प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मोटर ऑपरेटेड पॉइंट ही होने चाहिए। सिग्नल्स आउटर एंड बैक्ड होम सिग्नल प्रोवाइड किए जा सकते हैं, स्टार्टर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। अगर स्टार्टर नहीं तो BSLV भी उसमें लगाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते यहाँ पर इस सेक्शन स्पीड 50 kmph से कम होगी और तो उसको स्टैंडर्ड 1 की इंटरलॉकिंग कहेंगे। अब स्टैंडर्ड 2 की इंटरलॉकिंग जहाँ पर 50 से लेके 110 kmph की स्पीड होगी, तो उस इंटरलॉकिंग को हम स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग कहेंगे। उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स के लिए क्या क्या होने चाहिए, प्लंजर लॉक्स होने चाहिए, स्विचेस की लॉकिंग होनी चाहिए, सेट होने के बाद स्विचेस लॉक होने चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, सिग्नल्स आउटर होम डिस्टेंट स्टार्टर ये नेसेसरी है। ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सिग्नल और पॉइंट के बीच में डायरेक्ट लॉकिंग होनी चाहिए स्टैंडर्ड 2 इंटरलॉकिंग में, जैसे PI या RI भी हो सकता है। अब स्टैंडर्ड 3 में स्पीड 140 kmph होगी, 110 से लेके 140 के बीच में, तो स्टैंडर्ड 3 में हो जाएगा। उस पर आइसोलेशन जैसे स्टैंडर्ड 2 में होगा वही सेम आइसोलेशन होगा। इंटरलॉकिंग भी पॉइंट और सिग्नल के बीच में डायरेक्ट होनी चाहिए। सिग्नल्स भी, नंबर ऑफ सिग्नल्स भी बढ़ जाएंगे, सारे सिग्नल्स होने चाहिए, आउटर वार्नर डिस्टेंट होम स्टार्टर सारी सिग्नल्स होने चाहिए, और बोर्ड भी होने चाहिए, BSLV गुड्स वार्निंग बोर्ड ये सारी भी अवेलेबल होनी चाहिए। स्टैंडर्ड 4 रिकमेंडेड है, कुछ अभी इंडियन रेलवेज में बहुत कम छोटे सेक्शंस में अवेलेबल है। इसमें स्पीड 160 kmph है, आइसोलेशन स्टैंडर्ड 3 के अनुसार होगा। इसमें पॉइंट जो है क्लैम्प टाइप लगेंगे, जो पॉइंट मोटर्स लगाएंगे वो क्लैम्प टाइप पॉइंट मोटर्स लगाएंगे, जिसका कुछ डिज़ाइंस जो टर्न आउट है, जो पॉइंट का टर्न आउट है उस ये इसमें अलग हो जाता है, अगर हमें 160 की स्पीड करनी है या स्टैंडर्ड 4 की इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करनी है। ट्रैप पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, सिंगल रेल स्विच होता है। ट्रैप पॉइंट जो आइसोलेशन के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये उस ट्रैक को, इस लाइन को एडजेसेंट लाइन से कट ऑफ कर देता है अगर ओपन कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में। मेन पर्पज़ इसका आइसोलेशन के लिए होता है। आइसोलेशन पोजीशन में, ओपन पोजीशन में रहता है, नॉर्मल पोजीशन में रहता है। मेन पर्पज़ इसका रनिंग लाइन से उस लाइन को आइसोलेट करने के लिए हम ट्रैप पॉइंट को डालते हैं। पैनल पे काउंटर्स कौन कौन से मेन रूप से होते हैं, किसी भी पैनल इंटरलॉकिंग हो या RI का पैनल हो या EI का पैनल हो। EI के पैनल पे अब वीडियो और पैनल का काउंटर एक ही कर दिया गया ताकि दोनों के काउंटर नंबर्स डिफरेंस होने की कोई संभावना न है। इस वजह से दोनों का काउंटर एक कॉमन काउंटर बॉक्स में बना दिया जाता है। लेकिन पैनल इंटरलॉकिंग और RI
पैनल पे, जो पैनल पे काउंटर्स लगे होते हैं वो ये 6 प्रकार के काउंटर्स होते हैं। अगर सिंपल पैनल इंटरलॉकिंग है तो सिजात के 5 काउंटर्स होंगे। अगर सीमेंस की पैनल इंटरलॉकिंग है तो सभी 6 पैनल काउंटर्स होंगे। अगर सिग्नल रिप्लेस करने के लिए कोई सिग्नल लोअर कर दिया है, इमरजेंसी स्थिति में उस सिग्नल को डेंजर करना है तो EGGN काउंटर है जो पहला नंबर है, सिग्नल रिप्लेसमेंट काउंटर। अगर सिग्नल को रिलीज़ करना है, कोई ट्रेन का मूवमेंट हो चुका है लेकिन उसका रूट अपने आप ऑटोमेटिक रूप से रिलीज़ नहीं हुआ, तो उस केस में अगले ट्रेन के संचालन करने के लिए उस रूट को रिलीज़ करना पड़ेगा, जिसको हम लोग EWIN काउंटर कहते हैं, इमरजेंसी रूट रिलीज़ काउंटर के नाम से। वो पैनल पे लिखा हुआ होता है, जिसको हम ESM की लगाने के बाद ही इस बटन को ऑपरेट किया जा सकता है या उसके बाद ही बटन काम करेगा। कॉलिंग ऑन अगर लेते हैं, अगर मेन सिग्नल ख़राब हो जाता है, कॉलिंग ऑन लेते हैं तो कॉलिंग ऑन का सेपरेट काउंटर है, जो जितनी बार कॉलिंग ऑन लोअर होगा उतनी बार वो काउंटर बढ़ेगा उसमें। रूट कैंसिलेट करना है, अगर ट्रेन का मूवमेंट नहीं करना है, पहले सिग्नल ले लिया गया लेकिन कंट्रोल कहता है कि इस मूवमेंट को कैंसिल कर दो, तो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस रूट को कैंसिल किया जाता है, जो 120 सेकंड के टाइम डिले के बाद रूट स्वतः कैंसिल हो जाएगा। इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन, अगर ट्रैक फेल होने पे, पॉइंट जोन का ट्रैक फेल होने पे की दशा में हमें अगर पॉइंट का मूवमेंट करना है, पॉइंट को ऑपरेट करना है, तो वो EWN पॉइंट बटन के माध्यम से ट्रैक फेल होने की स्थिति में हम उस पॉइंट को ऑपरेट करेंगे और उसके लिए सेपरेट काउंटर दिया गया है। जैसे मैंने बताया ये 5 काउंटर्स पैनल इंटरलॉकिंग ब्रिटिश में, क्यू सीरीज़ की इंटरलॉकिंग में होते हैं। ये छठा काउंटर केवल सीमेंस RRI में होगा, जहाँ सीमेंस के ग्रुप्स लगे होंगे मिनी, मेजर, माइनर, वहाँ पर ये छठा काउंटर्स भी होता है। वहाँ ओवरलैप कैंसिल करने की फैसिलिटी अलग से दी जाती है, उसको एक काउंटर से के माध्यम से लिंक रखा जाता है। ओवरलैप ट्रेन मूवमेंट के बाद नहीं क्लियर हुआ तो उसको हम एक इमरजेंसी बटन के माध्यम से कर सकते हैं। ये इंटरलॉकिंग की टेबल है, जैसा मैं GNSR वाले उसमें ही बता चुका हूँ। पैनल का चार्ट है, ये पैनल का चार्ट है, किस बटन का क्या कलर होगा, क्या होम सिग्नल लेने के लिए कौन सा बटन ऑपरेट करना पड़ेगा, कॉलिंग ऑन के लिए क्या क्या बटन ऑपरेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों के लिए लूप लाइन के लिए कौन सा बटन ऑपरेट करना पड़ेगा, क्या इनिशिएशन होगा। ये पैनल ऑपरेशन चार्ट है जिसमें कुछ चीज़ें ऑपरेटिंग मैनुअल में मेंशन की गई है। SWR स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम है, भी इसके साथ होता है, और SWR में रूल्स होते हैं, डायग्राम में पूरे यार्ड का लेआउट होता है। AG&SR के उसमें मैं क्लियरली SWR में 12 पैरा तथा 6 अपेंडिक्स होते हैं, जिनमें हर डिपार्टमेंट की ड्यूटीज़, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से संबंधित विवरण लिखा होता है। अपेंडिक्स B में सिग्नल के इंटरलॉकिंग से संबंधित पूरी कार्यप्रणाली, काम करने की नियमावली तथा सिग्नल फेलियर के समय किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। SWR को CRS के पास भेजते हैं, CRS सेंक्शन के बाद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। SWR को CRS सेंक्शन की वैलिडिटी, एक बार CRS उस यार्ड से संबंधित, रिमॉडलिंग से संबंधित, अल्ट्रेशन से संबंधित लेआउट को पूरा चेक करता है, स्टेशन वर्किंग रूल को भी चेक करता है, उसके डायग्राम को चेक करता है, सिग्नल डिपार्टमेंट द्वारा दी गई इंटरलॉकिंग सिलेक्शन टेबल को चेक करता है, उसके बाद ही सेंक्शन देता है। तभी हम उस सिस्टम को कमीशन करते हैं और कमीशन होने के बाद ही नया वाला SWR इम्प्लीमेंट होता है उस स्टेशन पे, जिसमें उस नए सिस्टम को में स्टेशन वर्किंग किस तरह से करनी है वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो SWR को सेंक्शन करने की भी पावर इस तरह से CRS के पास ही होती है, और CRS पूरी कंप्लीटली हर चीज़ इसको चेक करता है। अगर साधारण रूप से सारी ट्रेनों का संचालन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई डिवेलमेंट हो जाता है, कोई ट्रैक से कोई वैगन या इंजन डिवेल हो जाता है, उस
इंसिडेंट को, या अगर वही पैसेंजर एक्सप्रेस का हुआ है तो उसी एक्सीडेंट को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, ये भी ऑपरेटिंग मैनुअल में स्पष्ट रूप से लास्ट पैराज में दिया गया है। सर्वप्रथम साइट की कंडीशंस चेक की जाएंगी, कहाँ से डिवेलपमेंट हुआ है, कहाँ से वो जो व्हील है नीचे आना चालू हुआ, ड्राफ्ट होना चालू हुआ, कहाँ से उसने स्लीपर पे मार्क देना चालू किया डिवेल होने के बाद, वो ओवर शूटिंग का केस है, किसी कैरेज वैगन में प्रॉब्लम की होने की वजह से केस है, या पॉइंट में गैप होने की वजह से है। ये सारी चीज़ें हमें साइड में इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। साइड में इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये सारी चीज़ें एक उसमें जॉइंटली नोट करते हैं सभी डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स के माध्यम से। उस समय ट्रेन की स्पीड क्या थी, ऐसा तो नहीं परमिटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड थी उसमें लोड था, ऐसा तो नहीं एक्स्ट्रा लोड था उस वैगन में जिसकी वजह से वो कुछ डायमेंशन बिगड़ गए, ऐसा तो नहीं ड्राइवर ने इमरजेंसी एप्लीकेशन ब्रेक कर दिए जिसकी वजह से, या ओवर स्पीड की वजह से, ऐसा तो नहीं इंजन विदाउट ब्रेक पावर था, ब्रेक नहीं कंट्रोल हो पाया इसलिए ओवर शूट हो। ये सारी चीज़ें भी उसमें देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें मौके पे साइट डेवलपमेंट सिचुएशन पे देखी जा सकती है। ऐसा तो नहीं अंडर रूट पॉइंट ऑपरेट हो गया, या स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के सिग्नल के पीछे होने के पहले पॉइंट ऑपरेट कर दिया, पॉइंट सेट नहीं हो पाया, पॉइंट सेंटर में रह गया जिसकी वजह से ड्राइवर ओवरशूट होकर डिवेल हुआ, या कोई सिग्नल विभाग का फेलियर था जिसकी वजह से ये डिवेलमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें हमें साइड इन्वेस्टिगेशन में नोट करनी पड़ेंगी, जो सभी डिपार्टमेंट के कंसर्न डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स के माध्यम से जॉइंटली नोट की जाती हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की क्या क्या चीज़ें उस समय साइड इन्वेस्टिगेशन में देखनी चाहिए। गैस तो नहीं हो ज़्यादा फैल गया है, स्प्रेड गैस तो नहीं हो गया, गैपिंग इन पॉइंट्स में कोई गैप तो नहीं पाया गया, टिपिंग ऑफ टू ऑफ स्विच, जो पॉइंट की स्विच वेल है उसमें टिप मार्क तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं बर्नआउट या ब्रोकन टंग वेल हो जिसकी वजह से गाड़ी टूट हो गई हो, कुछ व्हील उधर गए हो, कुछ व्हील उस बर्नआउट टंग वेल को तोड़ के दूसरे डायरेक्शन में मूव कर गए हों। तो टंग वेल बर्नआउट या चिप ऑफ तो नहीं है, और या उस पर हिट मार के निशान तो नहीं है वैगन के व्हील के। चेक व्हील प्रॉपर क्लीयरेंस है चेक व्हील का कि नहीं है। ये सारी चीज़ें हमें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट करनी चाहिए। और साइड इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ही जॉइंट रिपोर्ट बनाई जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा के सभी सुपरवाइजर्स का। फिर उसको डीपली इन्वेस्टिगेट करके उसका एक्सीडेंट का काज हम निर्धारित करते हैं, और अपने उच्च अधिकारियों को या सेफ्टी ऑफिसर्स को वो रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसके बाद वो अवलोकन करके उस पर डिसाइड करते हैं कि फर्दर इंक्वायरी की आवश्यकता है या कॉज ऑफ एक्सीडेंट या इंसिडेंट मिल चुका है, उसके अनुसार भी एक्शन लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग मैनुअल में ट्रेनों का संचालन, सिग्नल विभाग को इंटरलॉकिंग का किस तरह का प्रोविज़न देना है, कैसे क्या सेंक्शन मिलनी है, किस तरह से ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट SWR के माध्यम से स्टेशन पे संचालन करेगा, स्टेशन पे क्या क्या सुविधाएं होती हैं, पब्लिक के लिए क्या सुविधाएं होती हैं, क्या गाइडलाइंस होती हैं। G&SR के अनुसार ही ऑपरेटिंग मैनुअल को फिर बाद में बनाया गया है। सारी गाइडलाइंस नियमावली उसी तरह से उपलब्ध है। धन्यवाद। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने ऑपरेटिंग मैनुअल आपको समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।